पता है हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम मुझे मतलब वीडियो मिल जाए, अगर ऐसे तो बुक ना लें। तो ऐसा मैं भी सोचती थी, बट मैंने बुक ले ली तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे, अगर मेरे जैसे ही लोग हैं तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ ऐसे एक्सप्लेन करके। इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। घटना चक्र की बुक है ये, एंड इसमें फर्स्ट चैप्टर है लिटरेचर में। हम देखेंगे द एज ऑफ चौसर। इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली। इटली में रेनेसा किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था? तो ये है 14th सेंचुरी में। द रेनेसा वॉज ए पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू मॉडर्निटी एंड कवरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। जो रेनेसा है ना, ये यूरोप में, यूरोपियन हिस्ट्री अगर हम बात करें यूरोप के इतिहास में, तो एक ट्रांजिशन का पीरियड था। और ये ट्रांजिशन जो था ये था मिडिल एज टू मॉडर्निटी, मतलब ये मध्यकाल से लेकर ये आधुनिक काल तक का जो ये इसने कवर किया था। और ये जो था टाइम पीरियड था ये 16th सेंचुरी का था, मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। इट occurred after the crisis of the late middle age and was associated with great social change। और ये जो क्राइसिस हुआ था, मतलब लेट मिडिल एज में जो है ये क्राइसिस हुआ था और उसी से रिलेटेड है। इट occurred आफ्टर द क्राइसिस ऑफ द लेट मिडिल एज एंड was एसोसिएटेड विद ग्रेट सोशल चेंज। और इसके जो लेट मिडिल एज था इसके परिणाम स्वरूप जो क्राइसिस हुई थी, मतलब कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियाँ जो आई थी वो रिलेटेड था ग्रेट सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। बहुत व्यापक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन हुआ। In addition to the standard periodization, proponents of a long Renaissance put its beginning in the 14th century in Italy and its end in the 17th century। और इसके परिणाम स्वरूप रेनेसा का जो वो हुआ था, बिगनिंग हुई, स्टार्ट हुआ रेनेसा, ये 14th सेंचुरी में हुआ था इटली में, और इसकी जो एंडिंग थी वो है 17th सेंचुरी। It was a fervent period of European cultural, artistic, political, and economic rebirth following the Middle Age and promoted the rediscovery of classical philosophy, literature, and art। It was a fervent period of European cultural, artistic, political and economic rebirth। मतलब कह सकते हैं कि ये जो रेनेसा पीरियड था इसमें यूरोपियन कल्चर जो था, यूरोप का जो सांस्कृतिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक और कलात्मक या फिर कह सकते हैं राजनीतिक या आर्थिक जीवन था, इन सब में क्या था, ये रीबर्थ हुआ था, एक तरफ से हम कह सकते हैं पुनर्जन्म हुआ था। फॉलोइंग द मिडिल एज जो था ना, इसे फॉलो करते हुए, एंड प्रोमोटेड द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट। और जो प्राचीन काल का यह कह सकते हैं जो क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर और आर्ट था, इसमें हम कह सकते हैं रीडिस्कवरी होने लगी थी इसके परिणाम स्वरूप। मतलब ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। हु सेज रेडी टू वेन ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट हार्ट। ये किसने कहा था? तो ये जेफरी चौसर ने कहा था। इन द स्प्रिंग, इसमें बी ऑप्शन सही है। इन द स्प्रिंग पिलग्रिम्स लॉन्ग टू गो टू श्राइन्स इन far away places and especially from all over England they go to Canterbury। ये है स्प्रिंग सीजन, तो पता है ये आपको कि वसंत ऋतु होता है कि जो तीर्थयात्री होते हैं ना ये वहाँ गए थे, श्राइन्स में गए थे इन फार अवे प्लेसेस। और ये जो श्राइन था ना, ये मंदिर जो था कह सकते हैं, और जो क्रिश्चियन है वो जाएंगे कि वहाँ पर चर्च में जाएंगे, तो जो चर्च था ये काफ़ी दूर था। एंड स्पेशली फॉर ऑल ओवर इंग्लैंड दे गो टू कैंटरबरी। और ये कैंटरबरी, ये जो तीर्थयात्री थे ये कैंटरबरी गए थे। Their purpose is to thank Saint Thomas, whom they credit with having helped them when they were sick। और ये जो है इन्होंने जो, मतलब ये जो तीर्थयात्री थे इन्होंने यात्रा जो की थी वो इसलिए की थी क्योंकि जब ये बीमार थे तो सेंट थॉमस ने इनकी मदद की थी, इन्हें हील किया था, मतलब स्वस्थ हुए थे ये इन्हीं की दया से। इन एट द टबार्ड द रीडर मीट्स द नरेटर।
ए पिलग्रिम नेम जेफरी हु इज सिमिलर बट नॉट अन आइडेंटिकल टू द पोएट चौसर। अब ये है एक जगह का नाम है एट द टाबार्ड। टाबार्ड एक जगह का नाम है। द रीडर मीट्स द नरेटर, जो रीडर है पाठक वो नरेटर से मिलता है, मतलब जो वर्णन कर रहा है, ठीक है, नरेटर से मिलता है। ए पिलग्रिम नेम जेफरी, और एक जो तीर्थयात्री है उसका नाम जेफरी है। हु इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पोएट चौसर, और ये चौसर एज हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि जेफरी चौसर जो थे, मतलब जो ये राइटर हैं ये नहीं, इन्हीं के नाम का मतलब कह सकते हैं कि नाम तो सेम था, बट ये राइटर, ये जो पोएट हैं चौसर, वो नहीं थे, ये इन्हीं के नाम का कोई दूसरा था। जेफरी हैविंग अराइव्ड एट द टावर रेडी टू वेन ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विथ फुल डिवाउट हार्ट eagerly meets his fellow pilgrims. They are 29 of them in all. और ये जो है वहाँ पर टाबार नामक स्थान पर मिलते हैं, और फिर ये बहुत ईगरली, मतलब और जितने, और ये जो जाने वाले हैं ना तीर्थयात्री, ये टोटल होते हैं 29। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैंटरबरी टेल्स है ना, इसमें कितने पिलग्रिम्स थे, मतलब वहाँ जाने के लिए जो कैंटरबरी जा रहे थे वहाँ पर कितने कितने पिलग्रिम्स जा रहे थे, तो ये 29 थे। और ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया। हु सेज रेडी टू वेन ऑन माई पिलग्रिमेज द कैंटरबरी विथ फुल डिवाउट हार्ट। ये आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि किसने कहा था, ये जेफरी ने कहा था, लेकिन ये जेफरी जो है जेफरी चौसर नहीं है। नेक्स्ट है द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस फॉर। अब आपने अभी एक एक्सप्लेनेशन सुना है तो आपको ये याद भी हो गया होगा कि किस लिए गए थे, तो ये होगा हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक, जब वो बीमार थे तो उनकी मदद जो उन्होंने की थी, मतलब कैंटरबरी टेल्स कह सकते हैं, जो सेंट थॉमस थे ना, उन्होंने उनकी इन लोगों की मदद की थी, इसलिए वो उनके यहाँ जा रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा ना कि हम हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पर क्या है, भगवान को मानते हैं, और हम जब बीमार होते हैं तो मानते हैं कि भगवान जी हमें ठीक कर दो, और फिर हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे या फिर आपके दर्शन करेंगे, तो ऐसे इनका भी था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एमंग द मिरेकल्स क्रेडिटेड टू सेंट थॉमस वर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हीलिंग द सिक। और कहते हैं एमंग द मिरेकल्स, ये चमत्कारी तो होते हैं ना जब भगवान किसी को ठीक करते हैं। एमंग द मिरेकल्स क्रेडिटेड टू सेंट थॉमस वर मैनी एग्जाम्पल ऑफ हीलिंग द सिक, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जिसमें बीमार लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए, उन्होंने मतलब सेंट थॉमस ने उन्हें ठीक कर दिया। समटाइम्स ही सीम टू हील पीपल फ्रॉम ए डिस्टेंस इफ़ दे प्रेड टू हिम। और ये माना जाता है कि कभी कभी क्या है कि वो उन लोगों की भी मदद करते हैं जो दूर से रहकर ही प्रार्थना करते हैं, वो उन लोगों को भी, जो सेंट थॉमस हैं, कि ये उन लोगों को भी। It was usual to make the pilgrimage later to the actual shrine to give an offering and thanks to the saint there. Chaucer's opening line in the Canterbury Tales mention that as a motive for his pilgrim's journey. और ये जो है हम कह सकते हैं कि अगर मतलब उन्होंने जो सिख हैं, मतलब जो बीमार लोग हैं, उन्होंने प्रार्थना की दूर रहकर भी कि वो सेंट थॉमस से, तो उन्होंने उनकी हेल्प की, लेकिन उनके लिए बाद में ज़रूरी हो जाता है कि वो जाकर उनके दर्शन ज़रूर करें। और ये इसकी ओपनिंग लाइन भी कह सकते हैं द कैंटरबरी टेल्स है। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग थेवन वॉरियर्स कम। ये यंग थेवन वॉरियर्स कम, ये जो है कह सकते हैं कि ये किस उसमें आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस किस में आता है यंग थेवन वॉरियर का, तो ये होगा द नाइट्स टेल में। अब इसमें जो है 29 तो पिलग्रिम्स थे, और स्टोरीज कितनी थी, तो ये 24 स्टोरीज थी, और उनमें से है जो उनमें से एक स्टोरी ये भी है द नाइट्स टेल, और जो यंग थेवन वॉरियर है वो इसी में आता है, द नाइट्स टेल में ही आता है। और एक वो होगा, वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, तो हम कह सकते हो नाइट मीन्स होता है सरदार, तो जो ये सरदार होते हैं, आप ऐसे सोच लो कि ये मतलब लड़ने में माहिर होते हैं, ये बहुत अच्छे वो होते हैं, फाइटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे द नाइट्स टेल में आएगा द यंग वॉरियर, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नाइट्स टेल इज़ द फर्स्ट टेल फ्रॉम जेफरी चौसर द कैंटरबरी टेल्स।
अब जो टेल है मतलब 24 टेल्स है ना इसमें कैंटरबरी टेल्स में, तो इसमें सबसे पहली जो कहानी है ये द नाइट्स टेल है, इज द फर्स्ट टेल फ्रॉम जेफरी चॉसर द कैंटरबरी टेल। द नाइट tells a long involved tale of love from ancient Greece about two knights आर्कसाइट एंड पालमन। और इसमें जो है ना नाइट मतलब ये स्टोरी विद इन स्टोरी होगा, तो ये है द नाइट टेल्स ए लॉन्ग इन्वॉल्व टेल, एक वो कहानी सुनाता है किस चीज़ की, ऑफ लव फ्रॉम एंशियन ग्रीक का जो है एक वो है प्यार है वहाँ पर, और एंशियन ग्रीक से एक मतलब दो सरदार होते ना उनके प्यार की कहानी है ये, और उनका नाम होता है आर्कसाइट एंड पालमन। They were captured in a war between Thebes and Athens and thrown into an Athenian prison to spend the rest of their lives there. और वो दोनों पकड़े जाते हैं, मतलब जो आर्कसाइट है और पालमन है ये देवर कैप्चर्ड पकड़े जाते हैं इन ए वार, एक युद्ध में पकड़े जाते हैं, और जो युद्ध हो रहा है किन किन के बीच में, बिटवीन थेब्स एंड एथेंस, थेब्स और एथेंस के बीच में हो रहा है, और एंड थ्रोन इनटू एन एथेनियन प्रिजन, और उसके बाद में जो है एथेंस के लोग होते हैं ना वो उन्हें बंदी बना लेते हैं इन दोनों को, और एथेंस की जेल में उन्हें डाल देते हैं कि बाकी का जो उनका जीवन है अब वो जेल में ही बीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा रेफर्स टू, अगर बात करें कि मॉर्निंग स्टार रेनिसा का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो जेफरी चौसर को कहा जाता है। There is a trend among some scholars to see Chaucer as a precursor to the Renaissance. ये कुछ लोगों जो विद्वान थे वो ये मानते थे कि इन्हें हमें प्रिकर्सर कहा जाना रेनेसा का कहा जाना चाहिए जेफरी चौसर को। ही इज unarguably a transitional figure though he is one who lives during a time of great social change in economics, vernacular language acceptance and spiritual attitudes. ही इज़ अनआर्गुएबली ए ट्रांजिशनल फिगर, ये एक ट्रांजिशनल फिगर है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था ना ट्रांजिशनल टाइम पीरियड, उस टाइम पर ये थे, दो ही इज़ वन हु लिव्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट सोशल चेंज। कहते ये उस समय थे, मतलब जेफरी चौसर जो हैं ये उस समय थे जब बहुत बड़े स्तर पर कह सकते हैं सामाजिक बदलाव हो रहे थे। किस किस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के उसमें फील्ड में, एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के साथ साथ जो आध्यात्मिक एटीट्यूड है उनमें भी बदलाव हो रहा था, और उस टाइम ये थे जेफरी चौसर थे। ऑल्दो ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द रेनिसा इटसेल्फ, यद्यपि ये जो है इसके पार्ट नहीं थे रेनिसा के, विच बी माई डेट इन इंग्लैंड बाय, और जिसे हम डेट कह सकते हैं कि इंग्लैंड में। और अगर हम रेनेसा की बात करें इंग्लैंड में कब आया, तो हम ये यहाँ कि इसका जो शुरुआत है मतलब रेनेसा की शुरुआत माने तो विलियम कैक्सटन ने जब ये प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया था, आविष्कार किया था, या तब से माना जाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं विच बी माई डेट इन इंग्लैंड बाई कैक्सटन्स इंट्रोडक्शन टू द कैक्सटन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। अच्छा सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैक्सटन ने जो है कैक्सटन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब लाए थे, इंट्रोड्यूस कब किया था, तो ये होगा 1476 में। एक रीज़न तो ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि रेनेसा जब इंग्लैंड में आया तो क्या क्या चेंजेस हुई। द राइज ऑफ द फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क इन 1487, और इसके बाद में फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क आए थे 1487 में। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑफ 1517 AD, और इसके बाद में जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो 1517 AD में हुआ था। The linguistic change in the Great Vowel Shift that bring about early modern English by 1450 AD। लिंग्विस्टिक चेंज जो भाषाई परिवर्तन थे इन द ग्रेट वोवल शिफ्ट, जो वोवल है आपको पता ही है ना, तो उसमें भी चेंज हुआ था, दैट ब्रिंग अबाउट अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, और जो आधुनिक और आरंभिक इंग्लिश जो है ना वो आई थी, वो 1450 में आई थी। जेफरी चौसर बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली इन 1343।
इन लंदन। जोफ्री चौसर का लंदन में जन्म हुआ था और ये 1343 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए कोर्ट पोएट एंड रोट इट फॉर द रिफाइंड एंड कल्चर रीडर्स। और ये एक दरबारी कवि थे। कोर्ट मीन्स होता है दरबार, तो ये दरबारी कोर्ट पोएट मीन्स दरबारी कवि थे। और ये बस रिफाइंड एंड कल्चर्ड पीपल के लिए लिखते थे, मतलब जो इनके रीडर्स होते थे, मतलब हम कह सकते हैं इनकी भाषा परिष्कृत होती थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि वर्ड्सवर्थ वो क्या करते, वो कॉमन पीपल के लिए लिखते थे। बट ये जो है चौसर कॉमन पीपल के लिए नहीं लिखते थे, बस ये रिफाइंड एंड कल्चर्ड पीपल के लिए ही लिखते थे। ही डिड नॉट राइट फॉर पीपल, ये आ भी गया भाई, ये लोगों के लिए नहीं, हु विश टू ग्रेट डिस्टर्ब sorry he did not write for people who wish to get disturbed by painful reminders of famines, plagues और डिसकंटेंट। और ये उन लोगों के लिए, मतलब जो नहीं लिखते थे, जो ये चाहते थे, या फिर कह सकते हैं जो समाज में वर्तमान समय में चल रहा हो परिस्थितियाँ कैसी ना, ये उन सब चीज़ों के बारे में नहीं लिखते थे। मतलब जो अकाल, फेमिनिस्ट मीन्स होता है अकाल, प्लेग और डिसकंटेंट जो असंतुष्टि होती है ना लोगों के बीच में, जनता की या आम नागरिक की, इन सब के बारे में ये नहीं लिखते थे। दिस ही डज नॉट रिफ्लेक्ट द डार्क साइड ऑफ द एज और ही लिव्ड इन। और इस प्रकार ये जिस समाज में जिस समय रह रहे थे उसके डार्क साइड को इन्होंने नहीं लिखा, बस इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को ही लिखा है। It was Chaucer who kept Latin and French aside and preferred writing in English। और हम कह सकते हैं कि उस टाइम जो चौसर का टाइम पीरियड था, मतलब 1343 में तो इनका जन्म हुआ था, तो उस टाइम या फिर उससे पहले भी वहाँ पर इंग्लैंड में जो है बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी, वो लैटिन और फ्रेंच को दी जाती थी। तो लेकिन चौसर जो थे इन्होंने लैटिन और फ्रेंच को ना प्राथमिकता देते हुए प्रेफरेंस इन्होंने उसको नहीं दिया, बल्कि इन्होंने इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया। तो इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि इन्होंने डार्क साइड अपने, मतलब जिस एज में थे उसके बारे में नहीं लिखा, जो अच्छी अच्छी बातें थी वही लिखा। और इन्होंने इंग्लिश को एक नया, हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा दी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया लैटिन और फ्रेंच को। तो और हाँ, ये नोट करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फंड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है ना, इसमें कौन सा कैरेक्टर है वो हंटिंग, मतलब उससे राइडिंग और हंटिंग किस कैरेक्टर को पसंद है, तो ये होगा द मॉन्क। मॉन्क मीन्स होता है भिक्षुक, और ये वैसे भिक्षुक नहीं होते जो मंदिरों में रहते हैं ना, आपने देखा होगा बौद्ध भिक्षु, ऐसे ऐसे वाले थे ये। Joseph presents a corrupt monk who loves the good life and finds more pleasure in hunting than studying in the cloister। जैसा कि हम मानते हैं कि जो भिक्षु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक समर्पित जीवन और त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं। वो जो चीज़ें होती हैं ना, सुख सुविधा की चीज़ों से ये दूर रहते हैं। बट इसमें जो है ना कि इन्होंने चौसर ने प्रेजेंट किया एक करप्ट, एक भ्रष्ट मॉन्क को, जो जिसे जो है ना who loves the good life and finds more pleasure in hunting than studying in the cloister। और जिन्हें जो है ना, ये जो ऐसा मॉन्क है जिन्हें क्या है, खुशी मिलती है शिकार करने में, और ठीक है जो बुक्स होती हैं उसे क्लॉस्टर पढ़ने के बजाय इन्हें शिकार करने में, और जो अच्छा जीवन है ना उन्हें जीवन जीने में आनंद आता है। द मॉन्क्स वीकनेस फॉर गुड फूड एंड एक्सपेंसिव क्लॉथिंग and his love for hunting violate the monastic vows of poverty and simplicity। जैसा कि मैंने कहा था कि ये त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं, भोग विलास की चीज़ों से दूर रहते हैं, तो ऐसे ये है ना, लेकिन ये मॉन्क जो है ना, ये भिक्षु है, और ये एक इसकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, सबसे बड़ी कमजोरी इसकी क्या है कि इसे अच्छा भोजन चाहिए और महंगे कपड़े चाहिए, और इसे हंटिंग, मतलब हंट करने में, जो शिकार है ना उसे करने में बहुत मज़ा आता है, और जो कि ये जो मोनेस्टिक रूल्स के खिलाफ होता है। ही इज़ राइडिंग ए स्लीक वेरी ब्राउन हॉर्स ऑन हिज वे टू कैंटरबरी। और ये जब कैंटरबरी जा रहा होता है तो ये एक वो स्लीक वेरी ब्राउन हॉर्स पर बैठा हुआ होता है, ठीक है। द वेल्स अटैच टू हिज हॉर्स ब्रिडल टिंकल प्लीजेंटली विद द विंड। और जो इसके घोड़े के गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं, वो जब चलता है ना तो हवाओं के साथ में वो जब बजती है तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी ध्वनि निकलती है,
और अच्छा लगता है। नेक्स्ट है द नॉर्मन्स कंक्वायर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन, तो ये होगा सी सही है, 1066। द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड was a military invasion of England by William the Conqueror in 1066। तो ये हम कह सकते हैं द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो नॉर्मन्स थे उनकी जो विजय थी इंग्लैंड पर, वाज ए मिलिट्री इन्वेजन, ये सैनिक कह सकते हैं कि ये सैन्य विस्तार था ऑफ द इंग्लैंड बाय विलियम, विलियम के द्वारा। द कंक्वेरर इन, जो ये 1067 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो विजयी हुए वो विलियम हुए थे। विलियम वॉज ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, और ये जो थे ये ड्यूक थे नॉर्मेंडी के, एक कंट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द इंग्लिश चैनल। और नॉर्मेंडी जो है ना, एक ये कह सकते हैं कि कंट्री थी इंग्लिश चैनल के उस पार। नाउ ए रीजन इन फ्रांस, और जो वर्तमान समय में ये फ्रांस का क्षेत्र है। ही इन्वेडेड इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड द कन्फ्यूसर बिकॉज ही बिलीव्ड ही हैड द मोस्ट राइट टू द किंग ऑफ द इंग्लैंड। और ही इन्वेडेड इंग्लैंड आफ्टर डेथ ऑफ किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड जो थे ना, इनकी डेथ के बाद में इन्होंने इस पे इन्वेड किया, कह सकते हैं आक्रमण किया, क्योंकि ये अपने आप को ज़्यादा इस पोस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा मानते थे, या फिर कह सकते हैं कि इनका अधिकारी अपना अधिकार मानते थे कि इनके बाद में मैं ही राजा बनूंगा। बट किंग हारोल्ड सेकेंड हैड हिमसेल्फ क्रोन किंग इंस्टेड, और लेकिन हुआ क्या था कि जो किंग एडवर्ड थे ना, इनकी मृत्यु के बाद में जो किंग हैरोल्ड सेकंड है, इन्होंने अपने आप को क्राउन कर लिया था, मतलब ये खुद राजा बन गए थे। तो इसीलिए जो है नॉर्मन ने ये जो है विलियम जो थे इन्होंने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पर। King Harold with his Saxon army and Duke William fought at the Battle of Hastings on October 14, 1066। और ये क्या था, युद्ध जो हुआ था ना, किंग हारोल्ड विद हिज सेक्शन आर्मी, मतलब जो इनकी आर्मी थी, ये पूछा जा सकता है कि कौन से राजा, मतलब किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, तो किंग हारोल्ड के बीच में हुआ था। और इनकी जो आर्मी थी इन्हें क्या कहा था, सेक्शन आर्मी कहा गया है। और जो ड्यूक थे, ड्यूक ये कहाँ के थे, नॉर्मन के ड्यूक थे। तो ये जो है ड्यूक विलियम, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये हेस्टिंग का युद्ध हुआ था 14 अक्टूबर 1067 में हुआ था। किंग हारोल्ड वॉज किल्ड इन द बैटल एंड हिज आर्मी लेफ्ट, और इसमें जो है डेथ होती है, किंग हारोल्ड की डेथ होती है और बाकी की जो बची सेना होती है वो भाग जाती है। ऑन दिसंबर 25, 1066 विलियम वॉज क्राउन्ड एज द न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड, और 25 दिसंबर 1067 को ये जो है विलियम यहाँ के इंग्लैंड के नए राजा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथैलेमियन इज ए पोएम रिटन टू सेलिब्रेट ए मैरिज। ये एपिथैलेमियन जो है ये एक पोएम है जिसे मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। एडमंड स्पेंसर्स एपिथैलेमियन इज एन ओड रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल ऑन हर वेडिंग डे इन 1594। ये जो एपिथैलेमियन एक ओड है जिसे एडमंड स्पेंसर ने अपनी शादी के दिन लिखा था, और अपनी टू हिज ब्राइड, रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, और इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉयल। ऑन हर वेडिंग डे इन 1594, और इनकी शादी कब हुई थी, 1594 में हुई थी। इट इज़ ए पोएटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, और ये कह सकते हैं एक पोएटिक सेलिब्रेशन था मैरिज का। सम अदर फैक्ट्स देखते हैं इसमें क्या है। एडमंड स्पेंसर्स वर्क आर द फेरी क्वीन, द सेफर्ड्स कैलेंडर, एपिथैलेमियन एंड एमोरिटी। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इस सेफर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है या एपिथैलेमियन किसने लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ही होना चाहिए। Edmund Spencer's work are The Fairy Queen, The Shepherd Calendar, Epithalamion and Immortality. He was a writer in the Elizabethan era. और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, ये पूछा जा सकता है कि एडमंड स्पेंसर किस एरा के राइटर हैं, तो ये एलिजाबेथन एरा के राइटर थे। एंड ए डिवोटी टू द प्रोटेस्टेंट चर्च, और ये प्रोटेस्टेंट चर्च के डिवोटी थे।
कह सकते हैं कि और हाँ, नेक्स्ट है ही लिव्ड फ्रॉम 1552 टू 1599, और ये इसके साथ ही साथ ये कंटेम्प्रोरी भी हैं विलियम शेक्सपियर के, और इनका टाइम पीरियड जो है वो 1552 टू 1599 तक है।